नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि पोषण, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जो हमारे शरीर को, जिसको हम लोग बाहर से लेना पड़ता है और जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिसको लेने से हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक रहता है, जिसको लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून पावर बूस्ट होता है, जिसको लेने से हमारे शरीर का जो सफाई होता है, ठीक है, उसे ही तुम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन होते कितने प्रकार के, तो न्यूट्रिशन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो मैक्रो मतलब होता है बड़ा यानी कि ज़्यादा, तो जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जिसको लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, जिसको लेने से हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, माफ कीजिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बड़ा अमाउंट में आता है। दूसरे ओर होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि छोटे अमाउंट में, यानी कि कम अमाउंट में हमको इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे कि ये क्या करता है, तो ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है, ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये हमारे शरीर को अंदर से सफाई करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से एक एक का। सबसे पहले आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी कि बृहद पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो जिसमें हम लोग को कैलोरी प्रदान करता है और जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है, यानी कि अंदर से जो हमारे शरीर को बनाता है, सेल को जो डेवलप करवाता है, जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन कौन सा आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन चीज़ें आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें से दो चीज़ें जो है, ये कार्बोहाइड्रेट और ये फैट, वसा, ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जबकि प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, मरम्मत करता है। जैसे कि हमारा कहीं कट फट गया, कहीं भी चोट लग गया तो उसको भरने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये जैसे ये कौन कौन सा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, इसमें आता है फाइबर होता है, पानी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे शरीर के कार्यों को महत्वपूर्ण, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो जैसे कि इम्यून पावर है, उसको बूस्ट करता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, हड्डियों को मजबूत करता है। ये सब चीज़ें विटामिन, खनिज और फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, मतलब सफाई करता है। जैसे कि जो खाते हम लोग आंतों में जम जाता है, अगर फाइबर नहीं रहेगा वो खाना आंतों में हम लोग को जमते रहेगा, जिसको हम लोग को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। ठीक है, अगर फाइबर कहा जाता है ना कि फाइबर युक्त अगर भोजन लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, यानी कि ये आंतों को अंदर से सफाई कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बारी बारी से खत्म करते हैं पढ़ के। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो भी एग्जाम होता है, जो भी जिसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिएंट से यानी कि पोषण से कम 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही, कम से कम 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिसमें विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा और बाकी से 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, और इस टॉपिक में अभी जो हम लोग करवा रहे हैं न्यूट्रिशन, तो इसमें हम लोग बाकी सब तो पढ़ेंगे, लेकिन एक जो है विटामिन, इस विटामिन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन का ही पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है और वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बहुत बड़ा भास्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत ही बड़ा लेंदी है, और प्लस सबका किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन का साइंटिफिक नेम, कितने विटामिन के प्रकार, उसका जो किसने खोजा था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए सबसे पहला, जीवों में कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो जीवों में कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अच्छा, अमीनो एसिड होता क्या है, तो प्रोटीन का जो सूक्ष्मतम रूप होता है उसी को अमीनो एसिड कहा जाता है। कई सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो जीवों में यहाँ पे पूछा गया, तो जीवों में कितना होता है, 20 से 22। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पूछा जाता है, ह्यूमन में पूछा जाता है, तो 20 तरह के अमीनो एसिड होता है। इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम लिखवाए नहीं, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 11 तो हमारे शरीर खुद बना लेता है। ठीक है, प्रोटीन, 11 प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में खुद बना लेता है, और हमको बाहर से लेने के लिए 9 प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, अमीनो एसिड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, हमारे शरीर 11 तो बना लेता है, 9 बाहर से लेते हैं। लेकिन कुछ जीवों में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया जीवों के बारे में, ना कि ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन में अगर पूछा जाएगा तो 20 तरह का होता है, 11 तो हम शरीर बना लेता है और 9 बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं बाहर से, जैसे कि मीट, मछली, मुर्गा, पनीर, दाल, ये सबसे हमें मिलता है ये 9 तरह के प्रोटीन। ठीक है, चलो, तो जीवों में कुल कितने तरह के होते हैं, तो 22 तरह के। ठीक है, 20 से 22 आप एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अगर देगा तो 20 से 22, और नहीं तो 22। ये दो कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है सेलेनोसिस्टीन और एक होता है पायरोलिसिन। ठीक है, तो 21वां और 22वां, ये 2 तरह के, जो कि इंसानों में नहीं पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है ये 2 को। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रख लीजिए कि जीवों में 22 तरह के लिख लीजिए, 20 से 22 देगा, क्योंकि इंसान में भी आ जाता है, तो 20 से 22 ही देगा ऑप्शन में। और अगर सिर्फ इंसान में बोला जाएगा तो ये 20 तरह के पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोटीन किसके यौगिक होते हैं, अभी बताएं।
प्रोटीन का जो सूक्ष्मतम रूप, अगर प्रोटीन को तोड़ते जाएगा तो सबसे सूक्ष्मतम रूप मिलेगा, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड बोला जाता है, अमीनो अम्ल, ठीक है। चलिए, दालों में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? तो देखो, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, अभी बताएं। तो दालों में जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये दो तरह के प्रोटीन दालों में पाया जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोटीन में औसतन कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होते हैं? तो देखिए, प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। तो प्रोटीन में कितने परसेंट पूछा गया यहाँ पे, तो कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो प्रोटीन में आमतौर पर 16% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं में सर्वप्रथम किस हार्मोन की संरचना का पता लगाया था? तो प्रोटीन जो अणु है उससे एक हार्मोन का पता लगाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का सर्वप्रथम पता कहाँ से लगाया गया था? प्रोटीन अणुओं से लगाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का धागा सामान्यतः किससे बना होता है? तो देखिए, जो रेशम होता है वो तो एक जीव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा होता है, रेशम के कीड़े का नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये अपना जो कोकून होता है इस तरह से उसके अंदर में ये रह जाता है और ये चारों तरफ से इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद रेशम को लपेट के रखता है, तो इसी को बोला जाता है बॉम्बिक्स मोरी, जिसको रेशम के कीड़ों को, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेशम का जो धागा होता है वो सामान्यतः क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है, सामान्यतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर के जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है? तो अभी बताएं कि हमारे शरीर में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है और हमारे शरीर को ग्रोथ करता है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में ही एक आता है कौन सा? प्रोटीन, जो हमारे शरीर को क्या करता है? बनाता है, बिल्ड करता है शरीर को। पोषक तत्वों से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। अगर प्रोटीन की कमी होगा तो शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा, और अगर प्रोटीन पूरी तरह से मिलेगा हमें तो हमारे शरीर का ग्रोथ अच्छा से होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में किस पोषक तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो होता है वसा, यानी कि फैट और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में ऊतकों यानी कि टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से? अभी बताएं कि प्रोटीन ही होता है जिससे कि हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। चलिए, नेक्स्ट है, हेक्सोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी पूरा नीचे में आगे मतलब डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन कौन सा? तो हेक्सोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड होता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पे डिटेल बताएंगे तो फिर वहाँ भी बताना पड़ेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आगे में ही देख लेते हैं, ठीक है। लार, जो हमारे मुंह में जो लार बनता है किसके पाचन में सहायक होता है? ये पूछा गया था। हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से। अब मुंह में क्या होता है? लार, यानी कि लार के द्वारा किसका पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है। चलिए, पादपों प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का संचयन, यानी कि जैसे कि प्लांट जो भी खाना बनाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किस रूप में संचित करके रखता है? जैसे फल जो खाते हैं तो उसमें किस रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट? तो ये पूछा गया था। तो ये होता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो जब भी पादपों की बात आएगा तो उसमें जो भोजन होता है उसको संचय कर रखता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। लेकिन जंतुओं के केस में देखा जाएगा तो जंतुओं में ये जो होता है वो किस रूप में रहता है? हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको ये चेंज कर देता है ग्लाइकोजेन में। और ये चेंज कौन करता है? तो एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, पेनक्रियाज निकालता है, इंसुलिन, जो अभी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये चेंज कर देता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? वो चेंज कर देता है ग्लूकोज जो होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें? ग्लाइकोजेन में, ठीक है। स्टार्च तो पौधों में होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेन में। और ग्लाइकोजेन का स्टोर कहाँ पे किया जाता है शरीर में? जब ज़्यादा ग्लाइकोजेन हो जाता है तो उसका शरीर में हम लोग को स्टोर करता है लीवर, ठीक है, लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजेन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक, फंगस में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचयित रहता है? तो देखिए, जो इंसानों में रहता है वही फंगस में भी रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में संचयित रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो शैवाल ग्रीन होता है। शैवाल तो कई सारे कलर का होता है लेकिन बेसिकली हम लोग ग्रीन कलर का ही देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रीन पौधा होता है स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है, तो इसको भी जो शैवाल होता है, अलगी होता है, वो भी स्टार्च के रूप में ही जो फूड होता है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक। एक एक्सेप्शनल में आप लोग रख लीजिएगा भूरे शैवाल, जिसको हम लोग फियोफाइसी कहते हैं, ठीक है। भूरे शैवाल को फियोफाइसी कहते हैं। ये जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को लेमिनारिया और मेनिटोल के नाम से सेव करके रखता है, मतलब इस रूप में सेव करके रखता है।
नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन कौन सा। तो देखिए प्रोटीन के जो पाचन होता है कई सारे एंजाइम होता है, जिसमें सबसे पहले तो रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, पी से पेप्सिन हम लोग याद किए थे डाइजेशन सिस्टम में, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, फिर एक आ जाता है ट्रिप्सिन होता है, एक आ जाता है एरिप्सिन होता है, ठीक है। तो ये सब जो है एंजाइम, इससे हम लोग का क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होने में मदद करता है। तो अब देख लीजिए ये सब चारों किस्में हैं, तो ये तो होगा नहीं, सुक्रोज तो होगा नहीं, लाइपेज, माल्टोज, ये एमिलेज तो होगा नहीं। तो देखिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एरिप्सिन और एक छोटा हुआ यहाँ पे रेनिन, ठीक है। तो ये चार आप लोग याद रख लीजिएगा, तो ये सब होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर का। दूध के पाचन में सहायक प्रोटीन एंजाइम कौन सा होता है। तो दूध में प्रोटीन होता है, उसको पचाने में किसका काम होता है, रेनिन का, ठीक है। प्राणियों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। देखिए प्राणियों के शरीर में ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्राणी के शरीर में, जैसे हम लोग भी आ जाते हैं, तो हम नॉर्मली देखिए ना प्राणी में हम लोग भी आ जाते हैं, तो बिना बॉडी वेट के अनुसार हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए एक प्राणी में, ठीक है। तो ऐसे आमतौर पर अगर देखा जाएगा तो इसको आप 14 से 16% इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो 14 से 16% आमतौर पर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा उसका बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन की मात्रा को, जो कि हम लोग आगे में क्वेश्चन करेंगे अभी, हिसाब से ही हम लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 से 16%, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है, तो इसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। अल्फा केरोटीन नामक, देखिए अब यहीं से पता चल जा रहा है केरोटीन। केरोटीन क्या होता है, रंग देता है, पिगमेंटेशन के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब रंग हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है, त्वचा में होता है, बाल में होता है, नाखून में होता है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो त्वचा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूँ जो व्हीट हम लोग खाते हैं, गेहूँ में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कौन सा, ग्लूटेन, ठीक है। ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूँ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रंग जब भी होता है वो पिगमेंटेशन के कारण ही होता है। तो उसमें केसिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, केसिन, ठीक है। तो उसके कारण होता है किसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है। तो ये होता है केरोटीन के कारण, ठीक है। और यहाँ जो होता है ना, एक मिनट, यहाँ पे ये पिगमेंट नहीं है, ये केसिन जो होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। केसिन प्रोटीन है और गाय का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो है वो है सेलुलोज, ठीक है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैक्टिन। पैक्टिन क्या है। तो पैक्टिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है पैक्टिन। इसको याद रखने का तरीका, पी से पैकेट, पी से पैक्टिन। और पैकेट में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का ही चीज़ मिलता है, आटा, दाल, चावल, जो भी सब पैकेट में मिलता है, ठीक है। ब्रेड भी पैकेट में आता है। तो इसको इस तरह से याद रखिए, पैक्टिन जब भी आएगा तो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रुक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ी बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और ये जैसे कि ये तो मोनोसेक्राइड हो जाएगा, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड हो जाएगा इसका आंसर फ्रुक्टोज। लेकिन डाइसेक्राइड हो गया। मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग लिए और तुरंत शरीर में आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिल गया। डाइसेक्राइड जिसको टूटने में समय लगता है। और डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। तो ट्राइसेक्राइड फिर इसका 3 होगा। इस तरह पॉलीसेक्राइड होता है, बहुत सारा मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज जो होता है ये होता है मोनोसेक्राइड, इसको खाएं और तुरंत एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ये होता है मोनोसेक्राइड। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कितने तरह का प्रकार होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली हम लोग जो है, हम लोग के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो 4 तरह का हम लोग को पढ़ना है। कई बुक में ये जो डाइसेक्राइड है और ये जो ओलिगोसेक्राइड है एक ही में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मोनोसेक्राइड, सबसे सरलतम रूप होता है शुगर का, ठीक है, सबसे सरलतम इकाई होता है। और ये इसका एग्जाम्पल जो है मोनोसेक्राइड, और पूछा जाता है एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन सा, तो ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो ऐसे देख लीजिए, मोनोसेक्राइड तो आप एम लिखिए, मोनोसेक्राइड क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज, GLU कर दीजिए ग्लूकोज, फिर प्लस कर दीजिए फ्रुक्टोज, फिर या फिर आप और अगर ईजी तरीके से करना चाहते हैं तो एम लिखिए मोनोसेक्राइड, फिर लिखिए ग्लूकोज, फिर लिखिए
कॉमा दीजिए फ्रुक्टोज, फिर कॉमा दीजिए गैलेक्टोज। आप इसको GGF कर दीजिए, MGGF कर दीजिए, ठीक है। आपको याद रखने का तरीका है। तो ग्लूकोज, अब याद रखिए ग्लूकोज को फिर गैलेक्टोज मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये 3 याद रख लेना। इसी तरह से आप लोग सबका अपना हिसाब से बना के आप याद कर लीजिएगा। फिर डाइसेक्राइड, इसमें डाई का ही मतलब होता है दो मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें अब सुक्रोज बना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा और लैक्टोज होगा, ठीक है। तो अब सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज मिल जाएगा तो माल्टोज बन जाएगा। फिर एक आ जाता है लैक्टोज किससे बनता है, तो एक मोनोसेक्राइड होता है ग्लूकोज और एक मोनोसेक्राइड हो जाएगा गैलेक्टोज, इससे मिलके बनता है कौन सा, लैक्टोज, ठीक है। और ये भी बड़ी बार पूछा जाता है, ये किससे किससे मिलके बनता है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम आगे ऑब्जेक्टिव में भी करवा रखे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में याद रहे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 या इससे ज़्यादा मतलब 10 तक, 3 या 10 तक मिलके मोनोसेक्राइड जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं हम लोग ओलिगोसेक्राइड। और इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, रेफिनोज और स्टेचोज, ठीक है। इसको कई बुक में स्टेकोज लिखा जाता है, ठीक है। स्टेकोज भी आप लोग पढ़िए, स्टेचोज जो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्टेकोज, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलीसेक्राइड, तो इसमें कई 100 से लेकर कई हज़ार तक मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, जिसमें स्टार्च आता है, जिसमें ग्लाइकोजन आता है, जिसको पच के जो हम लोग खाते हैं उसके बाद उसको डाइजेस्ट होता है, फिर टूटता है अपना फिर से मोनोसेक्राइड में, ठीक है। फिर आ जाता है सेल्यूलोज आ जाता है, फिर आ जाता है तुम्हें कौन सा, पैक्टिन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुक्रोज किससे कौन सा 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, तो अभी हमने बताया कि सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो ग्लूकोज और लैक्टोज से फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज देखिए यहाँ पे बी नंबर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यहाँ पे दे रखा है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है कौन सा, सुक्रोज, ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड से। माल्टोज हमने अभी बताया किससे बनता है, तो सिर्फ 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता था, किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है कौन सा, माल्टोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये पहला में ही दे रखा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक आ जाता है फिर लैक्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। अभी हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन बनता है, लैक्टोज बनता है। मोनोसेक्राइड 2 होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज मिनरल शरीर में अम्लता यानी कि एसिडिटी और क्षारीयता एल्कलिनिटी के मध्यम संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि दोनों के बीच जो संतुलन है उसको बैलेंस करके रखता है। तो कौन सा मिनरल करता है, उस मिनरल का नाम है सोडियम, यानी ठीक है, सोडियम जो है हमारे शरीर में एसिडिटी यानी कि एसिड को और एल्कलाइन यानी कि बेस को बीच में क्या करता है, संतुलन यानी कि बैलेंस बना के रखता है। 1 गिलास पानी से कितने कैलोरी प्राप्त होता है, चलिए ये वाला आंसर बताइए। 1 गिलास पानी अगर हम पियेंगे तो हमारे शरीर में कितनी एनर्जी मिलेगा। तो हम एक चीज़ अभी बताए थे, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है, तो हम पढ़े थे मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 तरह का, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो हम बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। जबकि पानी क्या है, H2O है। तो यहाँ पे कहीं भी कार्बोहाइड्रेट और ना ही कहीं भी फैट है। तो यानी कि हमारा 1 गिलास अगर हम पानी पीते हैं, 1 गिलास क्या 1 बाल्टी भी पानी पी जाओ तो भी हमें सिर्फ 0 कैलोरी मिलेगा, मतलब ऊर्जा उससे मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऊर्जा किससे मिलता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है। प्रोटीन क्या करता है, बिल्डिंग करता है, हमारे शरीर को बनाता है। निम्न में से कौन सा खाद्य समूह लोहा यानी आयरन का अच्छा स्रोत है। देखिए इस तरह के जितने भी है, किस चीज़ का कौन सा स्रोत है, विटामिन सी का कौन सा, तो विटामिन पढ़ाएंगे तो उसमें तो हम कर देंगे। इसमें आयरन का स्रोत सबसे अच्छा कौन सा, देखिए यह बोला कि मुख्यतः पूछा गया है दूध, पनीर, अंडा, क्या इसमें आयरन होता है, अंडा में तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो भी दूध में भी होता है, प्रोटीन में और पनीर में भी होता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में, एकदम माइनर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मैक्सिमम इसमें जो होगा उसी को हम लोग लेंगे, ठीक है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें आयरन की मात्रा ना के बराबर होता है या कहीं भी थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको हटा दो, ठीक है। दाल प्रोटीन होता है, चावल में होता है आयरन की मात्रा कोई चावल में, लेकिन बहुत कम होता है, तो ये भी हट जाएगा। सेब, विटामिन सी, नींबू, केला में होता है, नींबू में भी बहुत माइनर होता है लेकिन नहीं होता, तो ये भी हट जाएगा। तो बचा कौन सा मेरा, पालक, गोभी और खजूर, ठीक है। तो जितनी भी हरी सब्जियां होती है उसमें होता है, खजूर हो गया, गुड़ हो गया, गोभी हो गया, तो इन सब चीज़ों में हमको आयरन की मात्रा अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का। चावल को पकाने पर वह लंबा हो जाता है, जब भी हम लोग चावल पकाते हैं तो देखिए वो लंबा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो एक एमाइलोज स्टार्च होता है, ठीक है, इसके अंदर में, जिसके कारण ये लंबा हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है,
जो हमारे आहार में अपाच्य, देखिए ये पूछा गया है कि जो एक ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और लेकिन जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा होता है? फाइबर। फाइबर हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है? हमारे शरीर को साफ करता है, यानी कि हमारे आंतों को ही साफ करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर। अक्सर आप लोग देखा होगा कि चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, यानी कि चोकर युक्त यानी कि जो गेहूं का छिलका होता है उसमें फाइबर होता है, हाई फाइबर होता है, इसलिए बोलता है चोकर युक्त आटा को सेवन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज यानी कि मिनरल हमारे किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? सबसे पहले तो ये पता है कि पथरी बनता कैसे है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको बोल देते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम ऑक्साइड के कारण हमारे शरीर में किडनी में स्टोन बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस मिनरल के कारण जो स्टोन बनता है किडनी में उसको रोका जाता है, तो वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे मैग्नीशियम का तो किडनी स्टोन नहीं होगा। देखिए यही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मिनरल पूछा गया था इसलिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम होगा। इसके आगे भी कई सारे ऐसी चीज़ें जिसको लेने से किडनी स्टोन, जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है जो भी खट्टा फल होता है उसको लेने से, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेने से, पानी ज़्यादा मात्रा में पीने से भी नहीं बनता। ठीक है, इसको कई सारे कारण है स्टोन बनने का। ठीक है, किडनीज्म एक बीमारी होता है जो बच्चों में आमतौर पर होता है। ठीक है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? देखिएगा, जिस महिला का घेंघा रोग होता है, यानी कि जिसका या फिर जो बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ होता है, तो अक्सर ये सब चीज़ डॉक्टर चेक करता है। क्या जब भी प्रेग्नेंट होती है कोई महिला तो वो चेक करता है, 2 महीने 3 महीने में बुलाया जाता है, उनको चेक किया जाता है क्या इसका मतलब थायराइड बढ़ा हुआ है या फिर इसका कोई रोग है या फिर इसका शुगर लेवल ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ को देख के इंजेक्ट किया जाता है कुछ चीज़ों को। अगर मान लीजिए किसी को थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ तो बच्चों पे ये चीज़ ना आए इसके लिए इसको इंजेक्शन के थ्रू या फिर दवाई के थ्रू क्या दिया जाता है? आयोडीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण कि बच्चा में ये सब चीज़ें ना आए। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ ना करेगा तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये किसके कमी के कारण होता है? बच्चों में आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसका पता चल गया हम लोग को कि आयोडीन की कमी के कारण क्रिटिनिज्म रोग होता है। ठीक है, रक्त में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो अक्सर हम लोग जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए कि हमें शुगर हुआ है कि नहीं, तो हम लोग ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ग्लूकोज। तो रक्त में कौन सा शुगर होता है? तो ग्लूकोज होता है। सामान्यतः क्रियाशील 60 किलोग्राम की एक महिला, यहाँ पे पूछा गया है जो भी महिला घरेलू महिला है जो कि आमतौर पर जो नॉर्मल काम करता है, जो एथलीट नहीं है, उसका वजन अगर 60 किलो है उस महिला का, तो उसको प्रतिदिन कितनी दैनिक मतलब प्रोटीन की मात्रा की होनी चाहिए उसके डाइट में, ये पूछा गया। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो पहले हम पढ़े थे उस तरह का नहीं। तो ये 60 किलो दे दिया वजन, अब उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो घरेलू महिला है, जो ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो काम करता है, जो एथलीट नहीं है, जो बच्चों को स्तनपान नहीं करवाता है, उसके लिए नॉर्मली हम लोग 45 से 48 ग्राम रोज़ इनको प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर महिला है जो स्तनपान करवाती है, यानी कि जो माँ बनी है और जो स्तनपान करवाता है बच्चों को, जिसको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती है, कितना? तो 70 से लेकर के 71 ग्राम, 70 ग्राम मान के चलिए या फिर 71 ग्राम। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को लेना पड़ता है। इसको अगर हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से निकालेंगे तो पर केजी एक दिन में हर केजी के हिसाब से 1.7 से 1.9 ग्राम लेना पड़ता है। अब 60 किलो का है तो उस हिसाब से निकाल लीजिए, 1.7 को या फिर 1.9 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम है तो उसको केजी में करके कर दीजिए। ठीक है, तो वो आ जाएगा। सामान्यतः एक खिलाड़ी, अब देखिए यहाँ पे एथलीट की बात आ गया, एक खिलाड़ी जो होता है जिस वजन के अनुसार, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से लिख दिया कि वजन के अनुसार प्रतिदिन कितने प्रोटीन आवश्यक होता है, तो पर केजी के हिसाब से कितने प्रोटीन का आवश्यक होगा, तो 1.5 से लेकर के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फाइबर, आहार यानी कि रेशा। ठीक है, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए ये हमारे शरीर के जो पाचन जो होता है तंत्र में सही रखना और कब्ज को दूर करना, पाचन तंत्र को सफाई करता है ये बेसिकली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ फाइबर का अच्छा स्रोत है? सफ़ेद चावल बिल्कुल भी नहीं, घी तो आपको एक ही हम अभी पहले भी बताए थे, गेहूं की भूसी। ठीक है, ये फाइबर का अच्छा स्रोत है। आहार रेशा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग आमतौर पर नॉर्मली फाइबर कहते हैं। मुख्यतः किस प्रकार के यौगिकों से बना होता है? देखिए ये जो होता है फाइबर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये जो बना हुआ होता है वो होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। आंसर ऑप्शन मतलब एग्जाम में आपको ये पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कौन सा? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। चलिए नेक्स्ट है, फाइबर की पर्याप्त मात्रा लेने से शरीर को क्या लाभ मिलता है? तो अगर हम फाइबर की पर्याप्त मात्रा लेते हैं तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर को घटाता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, कब्ज में से राहत दिलाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए प्रोटीन का जो खोज किया गया था और इसी को मतलब खोजा गया था, जबकि सिर्फ प्रोटीन का ही खोज हुआ था, बाकी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, तो प्रोटीन का खोज किसने किया था? तो इसका साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेरॉर्ड जॉनसन मुल्लर। ठीक है, चलिए प्रोटीन शब्द का देखिए खोज तो किया था, किसने किया था? तो मुल्लर ने किया था। ठीक है, याद रख लीजिए नॉर्मली मुल्लर, लेकिन इसके जो शब्द दिया था प्रोटीन, वो किसने दिया था और कब दिया था? दिया था 1838 को। किसने दिया था? तो इसका नाम था, एक मिनट इसको पकड़ते, इसका नाम है जॉन जैकब बर्जीलियस। इसको भी आप लोग शॉर्ट में याद रख लीजिए, बर्जीलियस। ठीक है, प्रोटीन शब्द का यूज किया था सबसे पहले। कार्बोहाइड्रेट शब्द देखिए, इसमें अब कार्बोहाइड्रेट का कौन खोजा था ये नहीं मिलेगा आपको, इसमें शब्द दिया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1844 में किस जर्मन वैज्ञानिक ने किया था? तो एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल स्मिथ। ठीक है, कार्ल स्मिथ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, यकृत में ग्लाइकोजेन, हम लोग अभी पढ़े थे कि यकृत में जो हमारे ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, और लीवर में स्टोर रहता है, लीवर में। और ये जो देखा था कि कैसे ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन के द्वारा, और लीवर में जो स्टोर होता है, तो ये जो है, ये जो भंडारण किसने खोजा था? जो स्टोर करके भंडारण है इसका ग्लाइकोजन का लीवर में, ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था क्लाउड बार्नार्ड ने खोजा था सबसे पहले। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वसा तथा अन्य पोषक तत्वों की रासायनिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दी थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस वॉन लिबिग। माफ कीजिएगा, जस्टन है, जस्टिस नहीं, जस्टन, इन लोगों का नाम भी तो रहता है जब जस्टिस वॉन लिबिग, जस्टिस वॉन लिबिग। ठीक है, तो गाइज ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पार्ट 2 हम लोग कल लेके आते हैं इसका। ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विटामिन रहेगा उसमें, और विटामिन बहुत लंबा है, इसमें अगर डालते हैं तो एग्जाम मतलब जो वीडियो है वो 1 घंटा से ज़्यादा आगे निकल जाता। इस कारण से हम चाहते हैं कि छोटा छोटा आप लोग को वीडियो दें, 30 मिनट तक का सही रहेगा, आधा घंटा का, जिससे कि आप लोग तुरंत पढ़ भी सकते हैं और उसको मतलब अच्छा से समझ भी सकते हैं। अब लंबा वीडियो होगा तो उसको समझने में पिछले आगे क्या पढ़े वो भूल जाते हैं। ठीक है, इस कारण से हम लोग छोटे छोटे वीडियो लेके आ रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।